हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। देखिए, हर एक टॉपिक जो है उसके कई पार्ट्स में बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट में वो टॉपिक कवर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ और पार्ट्स चाहिए होते हैं। एक ही पार्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतनी लॉन्ग वीडियो एंड कंटेंट सर्च करना, उसके बाद एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको प्रोवाइड करवाना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक ही पार्ट में कवर कर पाए। तो पार्ट बाय पार्ट हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, यानी कि KVS PRT EVS का जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस पार्ट इनके नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट्स के थ्रू समझाऊंगी। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो, ये सारी चीजें मैं कवर करा चुकी हूँ। आपका यहाँ तक नेचुरल कैलामिटीज तक कवर हो चुका है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से लेके यहाँ तक का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और देयर इम्पैक्ट अभी मैंने छोड़ा है, उससे पहले मैं नेचुरल रिसोर्सेज पिक कर रही हूँ। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो है हमें एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड के अंदर मिनरल्स हो गए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए, धातु और अधातु, इन सबको एक बार देखना है। तो ये पूरा पार्ट वाइज चलेगा आपका। फिर अगर रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज वाले सिलेबस में ही नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये जो चीजें हैं ये सारी इंटर रिलेटेड हैं। ओके, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है तो इस टॉपिक को इसलिए मैंने एक साथ उठाया कि सारे को एक साथ ही आपका कवर करा दूंगी। तो इसके पार्ट्स चलेंगे। ऑब्वियसली पार्ट्स के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो डिफरेंट होगा। ओके, और उसके बाद मैं लूंगी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका मैप वाला और ये एक सेक्शन रह जाएगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट मेरी तरफ से सिलेबस कवर होगा। कुछ डाउट्स आपके ये रहते हैं कि क्या यही जितना आप पढ़ा रही है मैम हम उतना ही पढ़ें और ना पढ़ें, तो वो तो बेवकूफी होगी ना। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं एक सिलेबस करा रही हूँ आपको कि भाई मोटा मोटा हर चीज मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट और आप भी एक्सपर्ट नहीं है। तो जब हम दोनों की नॉलेज मिलेगी, मेरी और आप जो मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम दोनों का कंटेंट मिलेगा, हम दोनों की मेहनत मिलेगी, तो जो चीज छूट जाएगी वो आपकी कवर हो जाएगी बीच में। ठीक है, अदरवाइज जो MCQ सीरीज होगी आपकी, वो भी मैं सिलेबस कवरिंग के बाद करूंगी। बीच बीच में 2-4 मैं वीडियोस लाती रहती हूँ MCQ वाली, तो भी होगी, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो हम सिर्फ MCQs को देखें, क्योंकि सिलेबस तो मैं करा चुकी होंगी, तो EVS में आपका कंप्लीट करा दूंगी। ओके, सो चलिए, आई होप कि कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा कि बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज तो एक पार्ट हो गया रिसोर्सेज का, लेकिन रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते क्या है, क्या संसाधन होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्या कंटेंट इसके अंदर आता है, वो सब भी हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखो, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी मौजूद है, जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ, वो एज इट इज तो हम यूज करते नहीं है कि भाई ठीक है पहाड़ है, पहाड़ों को काट कर लो हमने घर बना लिया। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीजों को, हम कोई भी चीज मान लीजिए एनवायरमेंट से कोई भी चीज पिक करते हैं, उसको हमें पहले थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है, अपने लिए यूजेबल बनाना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाके वो चीज संसाधन बनती है, यानी कि रिसोर्सेज बनती है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यानी कि किसी भी चीज की जो उपयोगिता होती है वो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। अगर वो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। एक तो ये चीज जान लो, ठीक है, कि आपकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए आपकी लाइफ में, जिसको आप उपयोग कर सके डे टू डे लाइफ में, या किसी भी चीज के लिए आप उसको यूज कर सके। अगर आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए संसाधन का कार्य नहीं करेगी। ठीक है, थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। इसके साथ एक और टर्म हम जोड़ देते हैं, वैल्यू, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। अब मूल्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पैसे ही मिलेंगे, जरूरी नहीं है। कुछ सामाजिक तौर पर मूल्यवान होती है, कुछ आर्थिक तौर पर मूल्यवान होती है, कुछ इमोशनली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। तो बेसिकली वैल्यू का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से समझिए कि वैल्यू का मतलब सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं है कि उसका पैसा मिलेगा तो ही वो रिसोर्स बनेगा। नहीं, वो इमोशनल वैल्यू का भी हो सकता है, वो हमारे एक मोरल वैल्यू के लिए भी हो सकता है, तब वो रिसोर्स बनता है। इसका उपयोगिता इसे एक मूल्य देती है। जब किसी चीज का उपयोग होता है हमारे लिए तो हम उसका मूल्य समझते हैं, है ना, उसका मूल्य भी समझते हैं। साथ साथ कभी कभी हम मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से उसके रूप में हमें कुछ मिलता है तो हम उसका भी यूज करते हैं, है ना। कुछ लोग जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको कुछ बनाते हैं, फिर बेचते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, तो बेसिकली उनके यूज आ रहा है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स की साइड से देखें तो। सभी संसाधनों का कुछ मूल्य होता है। कोई भी संसाधन जो हम यूज करते हैं उसका कोई ना कोई मूल्य होता है। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि ठीक है,
अब देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं और यहाँ पर मैं ह्यूमन बींग्स को रखूं कि ठीक है भाई ये हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि इंसान है यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर जो है हमारा एनवायरमेंट है, यानी कि हमारा प्राकृतिक एनवायरमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारी है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, और ये हमारे हैं इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग अपने एनवायरनमेंट से उन्हें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इंस्टीट्यूशंस में मॉडिफाई किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो इंस्टीट्यूशन संस्थान होते हैं वहां पर, है ना। तो ये पूरी इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट सी चेन चलती रहती है कि भाई ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें भगवान ने दिमाग बनाकर भेजा है, तो एनवायरमेंट में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कुछ हम अपनी एनवायरमेंट रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करके अपने लिए कुछ मैनमेड रिसोर्सेज बना लेते हैं। तो ये सारा चक्र चलता रहता है। तो ऑल ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आते, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी मैनमेड रिसोर्सेज भी यहाँ पर आएंगे, यानी कि जो मानव संसाधन होता है या फिर ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, वो भी एक तरह का संसाधन है। तो आपको ये चीज मैंने बता दी कि संसाधन जो होगा वो आपका बेसिकली क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लिए होगी। अगर वो नहीं है तो वो आपका संसाधन नहीं कहलाएगा। ओके, चलो एक बार एक मोटा मोटा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, अगर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें तो हम किस किस बेस पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अब एक रफली देख लेते हैं। एक रफली ये पिक्चर आपके सामने है ना। हिंदी में मुझे इसका मिला नहीं, लेकिन आप लोग हिंदी इतना तो कन्वर्ट कर ही लेंगे। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, यानी कि हमारे संसाधन है, तो संसाधनों को हम ब्रॉडली, जो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, दो ही टाइप्स होती हैं, बहुत कॉमन कह रही हूँ, जो आपके एग्जाम से बेसिकली उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है जो मानव निर्मित संसाधन, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल के अंदर भी दो कैटेगरीज है आपके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इनको हम आगे देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसी है। ह्यूमन रिसोर्स में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, कि कहाँ स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से इंस्टीट्यूशन में उनको क्या टेक्नोलॉजी करके यूज किया जा रहा है, फिर उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में उसको यूज किया जा रहा है, वो चीज हो गई। फिर रिन्यूएबल के अंदर आपके कंटिन्यूस होते हैं, जो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, पानी है या फिर हवा है। फिर आपके कुछ बायोलॉजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल में आपका फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ आ जाती है। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था, वो आप देखेंगे कि इस रिसोर्स चैप्टर में वो सारा मोटा मोटा कवर हो रहा है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में आपके रिसाइकलेबल, जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे भी प्लास्टिक का कितना चला हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, अगर वो खत्म हो गए तो फिर खत्म हो गए, क्योंकि वो उनका जो बना है वो आपको हजारों लाखों सालों के बाद बना है, तो उसको फिर दोबारा से पाना है तो फिर से वही लाखों साल का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है ना, नॉट वेरी स्पेसिफिक, एक जनरल कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया है। स्पेसिफिक पे हम जाएंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज है सिलेबस में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठकर आ सकता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चला जाएगा। इरिगेशन सिस्टम जो हमने रिसोर्सेज बनाए हैं, यानी कि जो आप कहते हैं ना पानी देते हैं खेतों में, उसके कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम होते हैं, वो सब भी आपको समझने हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, एक मोटी मोटी कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिफिक जाती हूँ मैं, है ना, टाइप ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं। तो अब है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी कि खत्म हो सकते हैं, इस आधार पर कितने तरह के आपके रिसोर्सेज होंगे। सॉरी, स्लाइड थोड़ी मुझे चेंज करनी पड़ी क्योंकि थोड़ी गलत स्लाइड आ गई थी। ओके, तो हम कहाँ थे, टाइप ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। तो देखो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज अगर मैं मोटा कहूं जो हमें एक्चुअल में पढ़ने हैं, जिनमें हमें जाना है, वो है बेसिकली आपके नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनमेड रिसोर्सेज, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, जो भी आप समझ लीजिए इसको, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी एक बार एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन और है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज में, नेचुरल के अंदर भी आपकी दो टाइप होती है। एक तो होते हैं आपके रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन, और एक आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल संसाधन यानी कि गैर नवीकरणीय। एक तो जिनको नया करके हम यूज कर सकते हैं, एक जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते दोबारा से, है ना, दोबारा उनका यूज नहीं हो पाएगा। तो अब ये तो मैंने एक रफ बना दिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं ये मेन आपको बता रही हूँ जो हमें पढ़नी है। लेकिन एक कैटेगराइजेशन और होता है, मतलब 3-4 तरह से कैटेगराइजेशन होता है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये एक मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है अगर हम जनरली क्लासिफाई करते हैं तो। ठीक है, देखिए वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि खत्म होने के कगार के अगर हिसाब से देखा जाए कि क्या खत्म हो सकता है, किसको हम दोबारा से नया बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं, अगर उस आधार पर हम देखें तो रिसोर्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन।
ठीक है। नवीकरणीय में जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, और गैर नवीकरणीय में आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब गैर नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इनकी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। पहले होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पे। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock। तो भाई जो भी बायोटिक संसाधन होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, और इनमें जीवन होता है। बेसिकली जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज का एक पार्ट बनाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, जीव हो गए, मछली पालन वगैरह हो गया, पशु हो गए, ये सब हमारे बायोटिक रिसोर्सेज का पार्ट है। अब आते हैं हम एबायोटिक रिसोर्सेज पर। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो ये कैटेगरी बेसिकली ओरिजिन के आधार पर है, उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या वो लिविंग है, क्या वो नॉन लिविंग है। तो एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग है, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, है ना, चट्टाने हैं, धातु हैं, ये सब, ये मेटल्स जो आपका मैंने आपको सिलेबस में पढ़ाया था, ये आपका एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। तो वे सभी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तु से होकर बनी है वो अजैविक संसाधन कहलाती है। तो ये है ओरिजिन के आधार पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना, कि स्वामित्व किसका है, किसका स्वामित्व किसके ऊपर है, उस हिसाब से भी हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें आपकी मोटी मोटी 4 कैटेगरीज हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिसपे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक होता है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, घर एक ऐसा संसाधन होता है, या तो हमारे पापा के नाम है, दादाजी के नाम है, कल को हमारे नाम हो जाए तो वो हमारी एक कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल रिसोर्स है हमारा। उसके बाद है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, जहां पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है ना, जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है। जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, या फिर आपके हैंडपंप्स वगैरह हो गए, ये सारे आपके कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हो गए। फिर है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल मतलब राष्ट्रीय संसाधन, जो तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्र के हैं, मतलब राष्ट्र का उसके ऊपर वो होता है, देश के पास सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की कानूनी शक्तियां हैं। ये भी एक तरह के नेशनल रिसोर्सेज में होती है। जैसे हेरिटेज साइट्स है, जैसे इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगी। मतलब वैसे तो गवर्नमेंट इनको यूज कर रही है, टेक ओवर कर रही है, लेकिन एक्चुअल में हमें यूज हमें ही मिलता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र के हैं, तो राष्ट्र का कोई भी इंसान वहां पर विजिट कर सकता है, इस तरह से। उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे समुद्र हो गया आपका, है ना, बड़े बड़े फॉरेस्ट हो गए, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जो कुछ बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीजें मिलती हैं, या फिर समुद्र हो गया जिसपे सबका अलग अलग से हक नहीं हो, एक तरह से इंटरनेशनल रिसोर्सेज का काम करते हैं। तो ये आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ये एक जब रफ एस्टिमेट मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह से हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा बता दिया, बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप छोड़े ना उसको। अब हम आते हैं आप अपने जो मैंने सब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्रॉड रूप से अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम 2 तरीके से रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जो मैंने आपको 2 ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी, जो स्टार्टिंग में बताई थी, कि वैसे हम अगर जनरली डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को तो नेचुरल और मैनमेड के रूप में करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन की बात करनी है हमें बेसिकली ज्यादा। तो देखिए हम सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन नहीं चाहिए होती है आपको, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, एक तरह से मतलब वे संसाधन जो प्रकृति से लिए गए हैं और बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें आपकी हवा आ गई, पानी आ गया, हम इन चीजों को यूज करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, बट एक प्राकृतिक रूप में ही उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि भाई पानी से फिर हमने कोल्ड ड्रिंक बना के पी ली, तो कोल्ड ड्रिंक तो एक अलग तरह का रिसोर्स हो गया ना, वो मैनमेड रिसोर्स हो गया। लेकिन सिर्फ पानी अगर आप पी रहे हैं तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। The air we breathe and the water in the rivers and lakes, the soil, minerals, all are natural resources। यानी कि हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारी मिट्टी, मिनरल्स या फिर ये सारी चीजें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जॉस्ट होने के कगार पर देखें तो 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, वो है हमारे नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो इनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो अभी मैं जो आपको करा रही हूँ बहुत जनरल करा रही हूँ क्योंकि पार्ट 1 है,
इसके बाद हम डीप में जाएंगे। डीप में यानी कि हम सोयल को लेंगे कि मिट्टी के बारे में कितनी कितनी तरह की मिट्टी होती है, किस मिट्टी की कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगर हम एयर पर जाएंगे तो हवा की क्वालिटी, नाइट्रोजन वगैरह सब चीजों की बात करेंगे। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर साइकिल से लेके वाटर के रिसोर्सेज हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी सिर्फ जनरल चीजों की बात कर रहे हैं। तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अगेन, यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब जिनको हम जल्दी से जल्दी हम नवीन बना सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पानी है, अगर किसी तालाब का पानी सूख गया है ना, बारिश का सीजन आएगा तो फिर भर जाएगा। या फिर नदियां हैं, नदियों में कभी मतलब ऐसा होता है कि नदियां बहुत हाई उफान पर बहती रहती हैं, कभी बहुत कम पानी हो जाता है, मतलब उनकी क्वांटिटी को हम किसी तरह से रिन्यू हो जाती है, चाहे वो नेचुरली हो या किसी तरह से भी, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज की बात है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, है ना। ये अनलिमिटेड है, एक तो वातावरण में बहुत ही अनलिमिटेड है। देखो पानी बहुत है, लेकिन कितना हम यूज कर सकते हैं, कितना पीने लायक बना सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो और कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम कुल मिला के पानी की बात करें तो आपको पता है कि पानी हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में है एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर, विंड एनर्जी। एग्जाम्पल वाटर, सोयल, फॉरेस्ट भी हमारे ऐसे ही है, सोयल हमारी ऐसी है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इनको हम जल्दी से जल्दी रिन्यू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे पास आपूर्ति के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब हम नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, यानी कि बहुत ही सीमित संसाधन है वो हमारे पास। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर खत्म हुई, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। यानी कि अगर एक बार वो चीजें खत्म हुई तो फिर आप समझ लीजिए कि हजारों लाखों सालों के बाद वो आपको फिर से नसीब होंगे। Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered as non-renewable। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, आज के टाइम पे अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो क्या मुझे अब मेरी जिंदगी में कभी वापस मिलेगा? इसका आंसर है नो। मतलब मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी वो नहीं मिलेगा। तो कहने की बात है कि आप नहीं गैस कर सकते आपको कितने हजारों साल बाद वो फिर से उपलब्ध होगा। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो खत्म के ही बराबर है कि हमें मिलेगा ही नहीं फिर कभी, क्योंकि हमारी तो एक ही लाइफ होती है ना। वही लाइफ स्पैन जो 60-70-80 साल का लाइफ स्पैन होता है, अगर उसमें नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि दैट इज एग्जिस्टेड फॉर अस, कि वो हमारे लिए है ही नहीं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। और हमें पता है कि इंडिया में कोल से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है, इसलिए हमारे लिए एक चिंता का कारण ये भी है कि कभी कोल जो है वो खत्म ना हो जाए, जो कि होगा ही ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में। तो इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज आई थिंक कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की या फिर मैन मेड रिसोर्सेज की, यानी कि मानव निर्मित संसाधन। देखो इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है और उस दिमाग के थ्रू जो है जितने भी एनवायरनमेंट में चीजें प्रेजेंट होती हैं, हम उनको मैनिपुलेट करके कुछ नई चीजें बना लेते हैं अपने लिए। लेकिन क्योंकि हमारा एफर्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारी टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो हमारे सामने एज ए वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएगा, वो नेचुरल रिसोर्स नहीं कहलाएगा। People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles which are known as human made resources. So there are various examples of human made resources. आई थिंक ये तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। भाई ठीक है, हमने ईंटें बनाई, मिट्टी से हमने ईंटें बना ली हैं, तो ईंट हमारा एक नेचुरल रिसोर्स नहीं रहा, वो एक मैन मेड रिसोर्स है। फिर ईंटों से हमने बिल्डिंग भी खड़ी कर ली, तो वो भी आपका जो है एक तरह का क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्स हो गया। फिर हमने पुल बना लिए, हमने रोड्स बना लिए, हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए, है ना। ह्यूमन में तो कहूंगी कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको पीने के लिए काम आती है, चाहे आप गर्मियों की बात करें, जो भी है तो भी मैन मेड रिसोर्स है। तो बेसिकली जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, उसके अलावा जो रिसोर्सेज बचते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन ने क्रिएट करे हैं अपने इंटेलिजेंस से कह लीजिए, टेक्नोलॉजी से कह लीजिए, वो सब आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएगा। इट रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। फिर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास क्या चीज उपलब्ध है, फिर आपने अपनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स के थ्रू उसको क्या बनाया है, उसकी क्या यूजेबिलिटी है। अगेन रिसोर्स वही कहलाएगा जिसका कुछ यूज हो। आप कुछ भी उटपटांग बना के खड़ा कर दें जिसमें कुछ है ही नहीं, जो ना किसी के यूज के कारण है, ना उसके कोई इकोनॉमिक या कोई वैल्यू है, तो वो एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। दो देर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज ए रिसोर्सेज, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट व्यूज है कि बहुत सारी ऐसी चीजों को हम नेचुरल मानते हैं। मिनरल से जो है हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, तो सरसों के तेल में भी एक तरह का हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है।
ठीक है, तो कहने की बात है जहां जहां ह्यूमंस ने अपने स्किल्स का यूज किया है ना, अपनी फिजिकल और मेंटल पावर्स का यूज किया है किसी भी चीज को ट्रांसफर करने में, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ओके, सो आज की वीडियो में मैंने आपको बस थोड़ा मोटा मोटा कैटेगराइज करके बताया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या हमें बेसिकली पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस नेचुरल रिसोर्स के सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। आपका एयर, वाटर, सॉइल, है ना, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, तो ये सारी चीजें कवर होंगी। तो इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखें, और पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके सामने प्रेजेंट है। अगर आप ज्ञान IQ चैनल पर खोलेंगे प्लेलिस्ट EVS PRT की, तो आपको वहां पर मिल जाएगी पूरी EVS की लिस्ट में सारी थ्योरी क्लासेस हैं। इवन 2-4 क्लासेस हैं जो MCQ की हैं, और MCQ जो है जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो हम MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दें, दूसरों को भी सजेस्ट करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी तैयारी में हेल्प मिले, एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी इसमें बेनिफिट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।